हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज का जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सुशांत सिंह राजपूत्स बर्थ चार्ट। उनका जो टाइमलाइन था वो कैसा रहा, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा चार्ट जो है उनका सही है एंड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सुसाइड, और जो उनका टाइमलाइन रहा पीछे, तो उसके कारण कौन कौन से इवेंट्स ट्रिगर हुए थे उनके लाइफ में। तो सबसे पहले उनके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा चार्ट उनका सही है और कितने सारे डिटेल्स जो है अवेलेबल ऑनलाइन उनमें से कौन सा सही बैठता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे सोर्सेज में अगर आप जाएंगे, बहुत सारे जो चैनल्स है, एस्ट्रोसेज रहा या फिर कुछ और वेबसाइट्स रहा, तो वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे एक में मेष लगन है, एक में मकर लगन है और एक में वृश्चिक लगन है। मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है कि ये सही नहीं है? वो ये है कि यहाँ पे देखिए, बहुत सारे जो ग्रह हैं वो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में जब भी बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं, खास करके अगर सूर्य और लग्नेश जैसे ग्रह, तो होता क्या है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, लाइफ में आपको एक जगह फिक्स करके रखता है और स्ट्रगल बहुत कम देता है। होता क्या है कि लाइफ आप अपनी जो आपका जो लाइफ का पैटर्न रहता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि आपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की, एक जॉब सिक्योर किया, और उसके बाद जा कर के ये सब करने के बाद आपने अपना एक स्टेडी लाइफ अपना जिया। तो इस तरह का कुछ एक पैटर्न यहाँ पे दिखता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि उन्होंने कभी भी कुछ अचीव किया तो उसके बाद बहुत जल्दी उसको ड्रॉप किया, उसके बाद कोई नया अपॉर्चुनिटी उनको मिलता था तो उसके लिए वो चले जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम क्रैक की थी, उसके बाद उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और डांसिंग में चला गया। उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया। उसके बाद जा कर के फिर उनको टीवी में कुछ चांस मिला, तो टीवी कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने टीवी से ड्रॉप आउट किया और मूवीज़ में चले गए। तो केंद्र में जब आपके ज़्यादा ग्रह होते हैं तो ये वो नहीं दिखाता कि आपको ड्रॉप आउट करने का चांस मिलता है, रादर ये दिखाता है कि अ, आपकी लाइफ मोर और लेस स्टेबल रहती है और आप एक ही फील्ड में कंटिन्यू करते हैं, विच वॉज इन द केस। सिमिलरली, जो सेकंड केस आप देख रहे हैं, ये हमारा मकर लग्न का हो गया। यहाँ पे ये है कि सूर्य लग्न में है, और सूर्य अगर लग्न में हो जाता है तो ये काफ़ी एक डोमिनेटिंग नेचर दे देता है आपको। सबसे पहले ही आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपका डोमिनेंस रहता है और आप अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। इन्होंने बहुत ही स्क्रैच से शुरू किया था, और हमेशा लाइफ में आप इनको फ्लेक्सिबल होते हुए देखते हैं कि कोई भी रोल रहा, कोई भी सर्कमस्टांसेस रहा, तो उसमें ये काफ़ी फ्लेक्सिबल थे। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट द केस। हालांकि ये देखने में अच्छा लगता है, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दे देता है, लेकिन क्योंकि जैसा उनका नेचर था, ही वॉज प्रिटी फ्लेक्सिबल, उस कारण से ये मकर लग्न नहीं हो सकता। लास्ट केस जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिनमें बोला गया था कि उनका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन भी होने के चांसेस नहीं है। उसका एक साफ कारण ये है कि मंगल जो है वो द्वादश में चला जाता है, तो ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने काम से पहले अपना ईगो रखते हैं, और इस ईगो के कारण उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। साथ ही साथ शनि जब लग्न में होता है तो वो लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ही धीरे देता है, बहुत धीरे, क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है वो सप्तम भाव में और दशम भाव दोनों में आती है, और इसके कारण इनका जो लाइफ में या फिर करियर के तरफ जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत धीमा होता है। दैट इज़ वाई इनमें से कोई सा भी चार्ट नहीं है। रादर अगर आप इनका वो टैलेंट देखेंगे तो मतलब कि इन्होंने जितने इजीली अपने एग्ज़ाम्स क्रैक किए और जितने इजीली लाइफ में आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती गई, तो ये चार्ट तो होना मुश्किल है जो कि आपको मतलब कि बहुत स्लो एंड स्टेडी स्ट्रगल दिखाता है। रादर कोई एक ऐसा चार्ट होगा जिसमें ये दिखता है कि काफ़ी वो डायनामिक रहे होंगे और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होंगे। तो मैंने उस दिन के जितने सारे चार्ट बन सकते थे, जितने सारे लग्न हो सकते थे, उन सबको एनालाइज किया और पता चला कि जो मिथुन लग्न है वो सबसे सही बैठ रहा है। इसका एक कारण है कि मैंने मिथुन लग्न से जब इनके टाइमलाइन को देखा कि लाइफ में जितने सारे इवेंट्स हुए, और चार्ट को एनालाइज किया, इनकी पर्सनालिटी को समझा, तो उस हिसाब से आया कि मिथुन लग्न सबसे सही बैठ रहा है। कुछ कारण मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है उसके। तो सबसे पहला ये, मिथुन लग्न जब मैंने बनाया तो उनका जो विषुवोत्तरी दशा बन रहा था तो वो कुछ इस तरह से था। राहु में जुपिटर उनको 2003 में लगा, 3 में ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा था, और उसी वक्त के आसपास इन्होंने डीसी का एग्ज़ाम
क्रैक किया और उनमें उसमें 7th रैंक इनका रहा। उसी के बाद इनको राहु में शनि शुरू हो गया, जिसके बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग की तरफ ज़्यादा चला गया और उस कारण से इनको बैकलॉग भी लगने लगे। अब आप समझिए जिसका ऑल इंडिया रैंक 7th है और उसको अगर बैकलॉग लग रहे हैं तो काइंड ऑफ एक मुश्किल फेज़ तो रहा ही होगा उनके लिए। तो ये राहु में शनि एक टफ टाइम रहता है। टफ टाइम इसलिए नहीं होता कि आपका टैलेंट कम होता है, ये इस तरह इसलिए भी हो सकता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उसको पूरा जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, इस कारण से ये थोड़ा टफ टाइम हो जाता है और आपको अपने लिए टाइम कम मिल पाता है। तो इस कारण से ये राहु शनि का फेज़ ऐसा रहा जहाँ पे उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा। और लेट मी मेक अ पॉइंट ओवर हियर कि ड्रॉप आउट अगर आप होते हैं तो या तो वो राहु केतु में होगा या राहु शनि में होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, जिनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, वो या तो राहु शनि में होता है या राहु केतु में। ज़्यादातर राहु शनि में ही होता है क्योंकि ये एक थोड़ा डिप्रेसिंग फेस भी होता है। तो इस कारण से अब इन्होंने अपना वहाँ पे कॉलेज छोड़ा। और इसके बाद अगर आप देखिए राहु बुध का जो फेज़ होता है वो काफ़ी एक लीनियंट काइंड ऑफ फेज़ होता है जहाँ पे आपको मेजर कोई अचीवमेंट्स नहीं मिलते। जैसे ही राहु केतु और राहु शुक्र आ जाता है तो राहु केतु आपको एक मेजर ब्रेक देना शुरू कर देता है और राहु शुक्र जो है वो आपको फिर एक ग्लैमर वाला वर्ल्ड दे देता है। ये जो पैटर्न है ये बहुत लोगों के चार्ट में एप्लीकेबल हुआ है। रोहित शर्मा के चार्ट में है, सौरव गांगुली के चार्ट में है, ये सेम दशा वाला पैटर्न। उसके बाद का अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो राहु वीनस में राहु शुक्र का जो अंतर था तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ग्रो किया अपने आप को। उसके बाद उनको काफ़ी मूवीज़ मिलने लगी और सबसे जो मेजर ब्रेक उनका आया वो जुपिटर की महादशा में आया जो उनको 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में जैसे ही ये दशा शुरू हुई उनकी मूवी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वो रिलीज़ होती है और वो सबसे ज़्यादा फेम उनको देती है। अब इसके बाद अभी रिसेंटली उनको जुपिटर में सैटर्न बृहस्पति में शनि चल रहा था जिसके कारण शनि एक तरह से डिप्रेशन का भी कारक होता है और ख़ास करके जब वो अष्टमेश बन जाता है, अष्टमेश बन के वो सबसे ज़्यादा कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन दे देता है। तो ये तो रहा टाइमलाइन का जो कि पूरी तरह से मैच कर रहा था। अगर मैं मिथुन लग्न देखूँ तो मिथुन लग्न के साथ साथ अब कुंडली पर भी एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या योग होंगे। तो अब इनकी कुंडली को देख लेते हैं, कुंडली क्या दिखा रही है। कुंडली को अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये तो मिथुन लग्न आ जाता है और लग्नेश यहाँ पे अष्टम भाव में होकर के बुध है और बुध यहाँ पे अष्टम भाव में। जब भी आप देखें कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, अष्टमेश के साथ उसका कोई संबंध है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपके लिए स्ट्रगल लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज यू हैव चोजन स्ट्रगल। क्योंकि हुआ क्या कि लग्नेश आपका अष्टम में चला गया, आप कभी भी मतलब कि एक जगह बैठ कर के शांत नहीं होंगे या फिर आप अपने जो अचीवमेंट्स है उसको लेकर के सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको हमेशा लगता रहेगा कि अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है या लाइफ मतलब मुझे चैलेंज नहीं कर रहा है, देयर इज़ समथिंग नॉट राइट विथ माय लाइफ। तो ये जो फीलिंग है ये लग्नेश जब अष्टमेश अष्टम में चला जाता है तब ये योग बनता है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एक बहुत अच्छा योग भी बना। अगर आप यहाँ पे देखें तो बुध सभी शुभ ग्रहों के साथ है, बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ। एक तो ये कि केंद्र के जितने स्वामी हैं वो यहाँ पे जा कर के बैठ गए। शुक्र जो कि यहाँ पे पंचमेश है वो यहाँ पे अष्टम में चला गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पंचमेश आपका अष्टम के साथ उसका संबंध बनता है, पंचम और अष्टम का, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत एक अच्छा योग बना देता है। उसका कारण ये होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के लिए जितना या फिर जो एक जहाँ पे कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव कोई एक प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको अष्टम भाव प्रबल चाहिए ही चाहिए। अष्टम भाव आपका प्रबल होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका बुद्धि का स्वामी है, पंचम का स्वामी, उसका अष्टम के साथ कोई ना कोई संबंध होना ही चाहिए। तभी जा कर के ऐसे लोग इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स है वो क्रैक कर पाते हैं। तो ये योग यहाँ पे बन रहा है कि पंचमेश इनका अष्टम में चला गया।
साथ ही साथ लग्नेश जो है वो शुभ ग्रह की युति में है, तो एक बहुत ही अच्छा योग होता है। सूर्य भी है साथ में, सूर्य बुध तो हमेशा ही साथ में होते हैं, आप अधिकतर कुंडली में ही आपको साथ में ही मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य को इग्नोर भी कर दे तो बुध की जो युति हो रही है वो बृहस्पति और शुक्र के साथ, जो कि ये दर्शाता है कि लाइफ में आपको प्रोग्रेस हमेशा मिलता ही रहेगा। हालांकि अष्टम में है, लेकिन उसके बाद भी ये दिखा रहा है कि लाइफ में आप थ्रू आउट द लाइफ आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं और उसके बाद आप अपने आप को रीबिल्ड करते हैं। और क्योंकि ये शुभ ग्रह आपके साथ है तो ये हमेशा आपको पुश करते रहेंगे आगे की तरफ। एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो मेरे लिए एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि इनका द्वादश में चंद्रमा है। लेकिन अगर इसको अगर क्लोजली देखा जाए, थोड़ा और माइन्यूटली देखा जाए तो समझ आता है कि ये 12वें में चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। 12वें में चंद्रमा यहाँ पे करता क्या है कि आपको एक इमेजिनेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बना देता है। आप जो मेन लाइन जो लोग जैसे सोच रहे होते हैं वैसा आप नहीं सोचते। इसीलिए अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो ये कहते हैं कि चंद्रमा अगर आपके केंद्र में हो या फिर अच्छे जगह पे स्थित हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे 12वें में चंद्रमा होना इनके लिए ज़्यादा अच्छा क्यों रहा, इसका एक कारण है। आप एक तरह से समझिए, अगर किसी को एक बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और एडमिशन मिलने के बाद आप स्टेबिलिटी नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज कर सकते हो और सोचने लगते हो कि कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो वो क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो कहाँ से आता है, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वो इसलिए आता है क्योंकि चंद्रमा इनके 12वें घर में है। आप लोगों को देख लीजिए जिनका चंद्रमा लग्न में हो या चंद्रमा एकादश में हो या चंद्रमा केंद्र में हो, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो काफ़ी स्टेबल होगी। जिनका आप देखिएगा कि चंद्रमा 12वें में है या चंद्रमा अष्टम में है तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कैलकुलेशन में लेकर के चलते हैं। विच वॉज द केस विद सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ भी ऐसा ही था। तो ही वॉज टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज माइंड। साथ ही साथ एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो चंद्रमा के आसपास कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग इसको केंद्रम दोष मानते हैं। केंद्रम दोष एक तरह से दोष होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी आती है। अच्छी क्वालिटीज़ इन द सेंस कि यहाँ पे आपका मन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। आप किसी थॉट प्रोसेस को लेकर के अपने आप को बाइंड नहीं कर लेते। सो यू आर वेरी फ्री इन लाइफ। ये एक बहुत ही अच्छा एक होता है, एक योग बनता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक होता है कि टैबू को ब्रेक करना है और उसको ब्रेक करके लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव करना है, तो आपका माइंड हमेशा फ्री होना चाहिए एंड इट शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट कि लाइफ में और भी अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जो कि तभी आता है जब मैंने देखा है कि चंद्रमा अकेला हो। हालांकि अगर चंद्रमा ग्रहों के साथ हो तो लाइफ में स्टेबिलिटी काफ़ी दे देता है, लेकिन स्टेबिलिटी के चक्कर में लोग फिर ज़्यादा लाइफ में अचीव नहीं कर पाते या फिर अपने पोटेंशियल को चैलेंज नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से तो अच्छा योग बना कि इन्होंने जैसे अगर कॉलेज छोड़ना पड़ा तो उसको भी एक तरह से इन्होंने लाइफ एक तरह से कहिए कि दिमाग में एक सेकंड थॉट नहीं आया कि अगर कॉलेज छोड़ दूँ तो करियर का क्या होगा। तो एक फ्री थिंकर होना और साथ ही साथ वो रिस्क ले पाना, तो वो चंद्रमा केंद्र में हो तब हो पाना मुश्किल है। अगर चंद्रमा 12वें में हो, आप फ्री थिंकर हो और लोगों की ये जो ओपिनियन है वो आप पे असर ना करे, तभी ये हो सकता है। तो इसके बाद मुझे ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी इजी हुआ कि इनका चंद्रमा 12वें में है। साथ ही साथ अगर केंद्र भी देखो तो केंद्र भी इनका खाली है, विच मीन्स दैट कि कोई एक नोशन को लेकर के ये अपने आप को रिजिड नहीं बनाते। ही इज़ प्रिटी फ्लेक्सिबल इन लाइफ और एक तरह से कहिए कि लाइफ को उनके मेरिट पे देखना और मतलब कि उसी हिसाब से चीज़ों को जज करना और उसी हिसाब से कंप्रीहेंड करके डिसीजन लेना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हालांकि लोग मानते हैं कि केंद्र में अगर ग्रह ना हो तो ये काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन कुछ मायनों में ये आपको फ्लेक्सिबल भी बनाता है। यहाँ पे अगर आगे चल के देखें तो एक और जो योग होना ही चाहिए हर किसी के चार्ट में वो ये कि आपका जो पंचम का स्वामी है या पंचम का किसी तरह से छठे या 10वें के साथ आपका संबंध होना चाहिए, जो कि एक्टिंग फील्ड को दिखाता है। अगर आपका पंचम पंचमेश छठे भाव के स्वामी के साथ
या फिर दशम के स्वामी के साथ किसी तरह से संबंधित है। तो ये एक फील्ड दिखाता है कि आपका जो सर्विस होगा या आपका जो प्रोफेशन होगा दैट विल बी इन एंटरटेनमेंट फील्ड। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा योग बनता है कि मंगल यहाँ पे छठे का स्वामी और एकादश का स्वामी दोनों एक साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल यहाँ पे किसी भी भाव में बैठ जाए उससे रिलेटेड प्रोफेशन और उससे रिलेटेड आपको गेन देगा। तो इन द सेंस यहाँ पे अगर देखिए पंचम में अगर ये बैठ जाता तो एंटरटेनमेंट रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे देता है। साथ ही साथ एक और चीज़ अगर आप समझे तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कौन सा योग आपको चाहिए। तो छठा भाव एकादश में होना चाहिए। छठा भाव जो होता है वो आपके कंपेटिटर्स का होता है। और क्योंकि आपको कंपेटिटर्स को क्रश करके आगे बढ़ना है तो यहाँ पे छठे और एकादश का कोई एक संबंध होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों के चार्ट में देखा है पढ़ाई में अच्छा होना ना होना एक अलग बात है लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करना अलग हो जाता है। तो उस केस में आपको उपाच्य घरों में पापी ग्रहों की उपस्थिति होनी ही चाहिए जो कि इस केस में है। राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एकादश भाव में वो जो कि ये दिखाता है कि ये अपने कंपेटिटर्स को बीट करके हमेशा आगे बढ़ ही जाएंगे। शनि अगर छठे भाव में हो तो ये भी कंपेटिटर्स को आपको सप्रेस कर देता है। और मंगल यहाँ पे राहु को दृष्टि भी दे रहा है तो मंगल भी यहाँ पे अपना एकादश का जो फल है वो राहु को दे देता है। सरप्राइजिंगली अब इनके जब कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में भी आपको पता चलता है कि बहुत जगह इनके 6 10 11 और 5 6 10 11 है। 5 बेसिकली आपको ये दिखाता है कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड फील्ड में इनकी उपस्थिति होना। 6 और 11 ये दिखाता है कि सक्सेस। तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे थे। हालांकि अब इनके टाइमलाइन को देखें कुंडली पर तो हम लोगों ने विचार तो कर ही लिया। अगर इनके टाइमलाइन को देखें तो और भी बहुत कुछ आपको समझ में आता है। कुंडली में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। सूर्य इनका अष्टम में है। तो जब भी आप इनको बात करते हुए देखेंगे तो कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा कि ये बहुत ऊंची आवाज़ में या फिर टू आउट शाउट अदर्स ऐसा नहीं करते। ये तब होता है जब आपका चंद्रमा और सूर्य इस तरह से मतलब कि प्लेस्ड होता है। अगर ये ही दोनों ग्रह केंद्र में होते या फिर अच्छे से प्लेस्ड होते तो फिर जो इनकी डायलॉग डिलीवरी होती तो उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट होता है या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से होता है कि लोगों को आउटशाउट करने की कोशिश करते जो कि यूजुअली आप अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी में देखते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं है। उसका ये एक कारण है चंद्रमा और सूर्य की उपस्थिति। एक और चीज़ अगर आप इन लोगों इस इनकी अगर जॉ लाइन को अगर आपने नोटिस किया हो क्योंकि जो सेकंड भाव का स्वामी है चंद्रमा वो द्वादश में है। तो इन आपने इनके लोअर जॉ में नोटिस किया होगा कि इनकी जो दांत की जो प्लेसमेंट है वो थोड़े आगे पीछे है। वो तब होता है जब आपका द्वितीय का स्वामी अगर अच्छे प्लेसमेंट पे ना हो छठे आठवें बारहवें में चला जाए तब वो मतलब कि टूथ के अलाइनमेंट को लेकर के थोड़ा इश्यूज क्रिएट करता है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया इनके अगर टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पे जब इन्होंने डीसी का एग्ज़ाम क्रैक किया था तो उस वक्त इनको काफ़ी अच्छी दशा चल रही थी जुपिटर की दशा। उसके बाद जैसे ही शनि आता है तो इनके दिमाग में ये आता है कि आई शुड स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग। थिंग्स आर गेटिंग वेरी इजी। थिंग्स आर बिकमिंग अ केक वॉक। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहिए नहीं तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ उनके दिमाग में उस वक्त चला और उसके बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया। और इसी बीच क्योंकि इनके मार्क्स ख़राब होने लगे थे तो इन्होंने ड्रॉप आउट किया राहु शनि के टाइम में। और जो राहु मरकरी था राहु बुध का जो फेस था तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अपने एक तरह से डांसिंग क्लासेस है या फिर अपने पोटेंशियल को ही बढ़ाने के लिए प्रयास किया। इनको कोई मेजर ब्रेक नहीं मिला। राहु मरकरी भी एक खास करके एक ऐसा फेस होता है जहाँ पे लोगों को यूजुअली एक ब्रेक मिलता नहीं है। वो अपने पोटेंशियल को ही इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। मेजर फिर इनको ब्रेक मिलता है पवित्र रिश्ता जो कि एक टीवी सीरीज़ थी। तो यहाँ पे जाकर के 2009 में इनको एक मेजर ब्रेक मिलता है और उसके बाद ये फिर कंटिन्यू होता है टिल 2013 टिल ही गेट्स अ न्यू मूवी। यहाँ पे जाकर के फिर जो इक्वेशन है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फेम इनको मिलने लग जाता है। हालांकि मूवीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती बट क्रिटिकली एक्नॉलेज्ड और अप्रिशिएटेड होती हैं।
इसके बाद जो मेजर ब्रेक था इनका आता है 2016 में, जब इनकी मूवी एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी रिलीज़ होती है। और यहाँ पे देखिए, जब भी राहु खत्म होता है आपका और जुपिटर शुरू हो जाता है, तो और जुपिटर अच्छे जगह प्लेस्ड हो, अच्छे ग्रहों के साथ हो, अच्छी युति में हो और खास करके अच्छे कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रहा हो, जैसे कि 5 6 11, तो ये दिखाता है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फेम मिलने वाला है, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था। तो ऑल ऑफ अ सडन ये आपके लिए एक ऐसा फेज़ होगा जहाँ पे लोग आपको जिस नज़रिए से देखते हैं वो परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसी टाइम ऐसा ही हुआ। एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ये मूवी आने के बाद इनको बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। अ, इसके ठीक बाद जो बाकी फ़िल्में इनकी आई, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी। और इसके ठीक बाद जैसे इनको जुपिटर में शनि, बृहस्पति में शनि शुरू होता है, यहाँ पे फिर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फिर जैसे ही शनि आता है, शनि हमेशा याद रखिए, अगर अष्टमेश होता है, अष्टम से किसी भी तरह से उसका रिलेशन होता है और उसकी दशा अगर आ जाए, और बहुत प्रोमिनेंटली जैसे यहाँ पे 8 घर को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, साथ ही साथ फिर यहाँ चंद्रमा पे दृष्टि भी है, तो ये मन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। एक तो ये कि डीप थिंकर बना देता है, और क्योंकि चंद्रमा से इसका सीधा संबंध है, तो ये नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर ले आता है। और ठीक यही चीज़ यहाँ पे जाकर के ट्रिगर होती है जुपिटर शनि में। तो ये था पूरा टाइमलाइन और मेरा पूरा एनालिसिस। सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दी सेशन, हाउ यू लाइक दी वीडियो, और आपको एनालिसिस कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।